आज वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो उसकी सफलता के क्या गुण है, सफलता के कारण जो है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पिछले वाली क्लास में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पाया जाता है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन कौन कौन से थे, ठीक है, यानी कि लोक व्यवस्थाएं, लोकसभाएं अपन ने पढ़ी, जनमत संग्रह पढ़ा, आरंभ के बारे में पढ़ा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पक्ष और विपक्ष में फर्क पड़े। आज अपन यहाँ पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है यानी कि सफल लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र की सफलता जो है उसके क्या कारण क्या है। तो मैंने यहाँ कुल टोटल 5 कार्ड यहाँ लिखे साथियों। नंबर पहला मैंने लिखा है कि यहाँ भौगोलिक स्थिति लिखी है। नंबर 2 लिखा है मैंने स्विस जनता का चरित्र लिखा है। नंबर 3 लिखा है सामाजिक आर्थिक समानता लिखी है। नंबर 4 मैंने लिखा है परंपराओं का पालन यहाँ किया जाता है। नंबर 5 मैंने लिखा है कि शासन की शुद्धता यहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं साथियों भौगोलिक स्थिति, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसी प्रकार से, यानी कि स्विट्जरलैंड एक जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटा राज्य है, तो लोग जो हैं कम जनसंख्या होगी तो यानी कि जो अपनी व्यवस्था है उसको वो जल्दी सुदृढ़ कर लेती है। यानी कि स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनुकूल है। यह एक छोटा सा देश है, इसका आकार जनसंख्या और जो है आकार और जनसंख्या वो अत्यंत अल्प यानी बहुत छोटा देश है। छोटे देश और कम जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सकता है, यानी कि जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां है तो कम जनसंख्या है, इसकी वजह से वहां प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो आज भी सक्सेस है। नंबर 2 की अपन यहाँ बात करते हैं स्विस जनता का चरित्र, यानी कि जो जनता है तो जो जैसे मान लीजिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है तो वहां उस लोकतंत्र की भांति ही जनता एक तरह से व्यवहार करती है। जो जनता है वो एक तरह से शिक्षित है, योग्य है, चरित्रवान है। तो स्विस नागरिकों का चरित्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विकास के अनुकूल है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान होने चाहिए, शिक्षित, बुद्धिमान तथा व्यवहारिक होने चाहिए। जैसे स्विस नागरिक शिक्षित तो है ही, इसके साथ ही व्यवहार, उनका जो व्यवहार है वो कुशल है, जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ भी है। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त अपने अधिकारों को वे अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग में लेते हैं या अधिकारों का प्रयोग जो है वो समुचित ढंग से करते हैं। तो इस प्रकार जो है लोगों की भावना जो है वो संविधान के अनुकूल है। नंबर 3 की हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक जो समानता, यानी कि स्विट्जरलैंड में जो है लोगों में सामाजिक और आर्थिक जो समानता है वो एक तरह से प्रबल पाई जाती है, यानी कि जो जनता में जो किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच का जो भाव पाया जाता है वो वहां देखने को नहीं मिलता। स्विस लोकतंत्र की सफलता का एक अन्य कारण सामाजिक एवं आर्थिक समानता है। स्विस समाज में सब नागरिक समान हैं, उनमें कोई वर्ग विभेद अथवा ऊंच नीच का भाव नहीं पाया जाता। आर्थिक समानता भी स्विस समाज की एक प्रमुख विशेषता है। वहां न तो कोई बहुत धनी है और बहुत नहीं कोई निर्धन, यानी कि धनवान और निर्धन की जो खाई है वो वहां बहुत ही कम पाई जाती है। अधिकांश लोग मध्यम वर्ग के, अतः लोकतंत्र धनवानों के धन और निर्धनों की निर्धनता से भ्रष्ट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार जो है सामाजिक आर्थिक समानता वहां पाई जाती है। नंबर 4 है कि परंपराओं का पालन, यानी कि पहले से कोई परंपरा चली आ रही है तो लोग उसका जो पालन है वो आज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अनुसार संविधान में चेंजिंग होना चाहिए या इन चीजों का विरोध होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र की जड़ें उसके अतीत में, उसके इतिहास में होती हैं। स्विट्जरलैंड को भी 700 वर्षों से चली आने वाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपराओं पर अभिमान है, तो वहां के लोग इस परंपरा को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। यानी कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वो परंपरा है वो काफी कई वर्षों से चली आ रही है और जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं वो इस बात पर गर्व भी करते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज को चलाने के हमेशा पक्षधर रहे हैं। नंबर 5 की यहाँ बात करते हैं कि शासन की सुदृढ़ है, यानी जो शासन है वो एक तरह से सुदृढ़ है, मजबूत है, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार वगैरह नहीं है। तो लोकतंत्र का जो आधार है वो जन आधार, शुद्ध लोकतंत्र शुद्ध जन इच्छा के आधार पर ही निर्मित हो सकता है। स्विट्जरलैंड में जन इच्छा के भ्रष्ट होने की गुंजाइश कम ही है, क्योंकि स्विस राजनीतिक छल कपट रिश्वत आदि से कोसों दूर, अच्छे चरित्र, निष्पक्ष, ईमानदार तथा कर्तव्य परायण होते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसे राजनीति की कठिनाई से मिलेंगे जिन्होंने राजनीति को अपना पेशा या व्यवसाय बना लिया हो, यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे कोई राजनीति में आ गया तो समय के अनुसार राजनीति को छोड़ देता है, तो एक तरह से वो जैसे
शासन का जो है वो शुद्ध रूप वहां एक तरह से पाया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के ये कारण मैंने लिखे हैं, आप इनको अपने नोट में नोट कर लें कि भौगोलिक स्थिति है, स्विस जनता का चरित्र है, सामाजिक आर्थिक समानता है, परंपराओं का पालन, अनुशासन की सुदृढ़ता। तो ये बात जो है आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब साथियों अपन दूसरा टॉपिक देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए भारत के संदर्भ में भी राजनीतिक दल पढ़ते हैं, जैसे ब्रिटेन अमेरिका का संविधान न पढ़ने पड़ा तो उसमें भी मैंने राजनीतिक दल पढ़ाए। तो अब देखते हैं स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ है। तो यहाँ कुछ विशेषताएं साथियों मैंने यहाँ आपके सामने बोर्ड पर लिखी है। हाँ तो साथियों मैंने यहाँ स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल है उनकी यहाँ विशेषताएं मैंने लिखी हैं। सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी है कि बहुदलीय प्रणाली है। स्विट्जरलैंड में जो दल जो है बहुदलीय पद्धति पाई जाती है, यानी कि एक दल की प्रधानता नहीं बल्कि यहाँ बहुत से राजनीतिक दल हैं। नंबर 2 मैंने लिखा कि दलगत भावना का अभाव, दुर्बल संगठन, विरोधी दल का अभाव, दल संविधान के अंग नहीं। नंबर 6 मैंने लिखा कि दलों में सहयोग की भावना यहाँ पाई जाती है। नंबर 7 मैंने लिखा है कि दलों में बुनियादी सिद्धांतों पर मतभेद नहीं। नंबर 8 लिखा है मित्रीय राजनीति। नंबर 9 लिखा है चुनाव का आधार युक्त। नंबर 10 है व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव, यानी कि स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल है उनकी ये 10 विशेषताएं मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, आप इनको नोट कर लें, क्योंकि साथियों यहाँ राजनीतिक दलों के संदर्भ में भी आपको यहाँ परीक्षा में जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल है उनका निर्माण है जो प्राचीन संविधान से ही जो है होता रहा है। सबसे पहले उन दलों की विशेषताएं पढ़ते हैं, फिर जैसे राजनीतिक दलों का गठन हुआ उसकी जो गठन हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हम यहाँ देखते हैं कि बहुदलीय प्रणाली है। स्विट्जरलैंड की दलीय प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि राजनीति में अनेक दल यहाँ विद्यमान हैं। स्विट्जरलैंड में भारत तथा फ्रांस की भांति अनेक राजनीतिक दल हैं, इसलिए जिस प्रकार से भारत में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं उसी प्रकार जो है स्विट्जरलैंड में भी बहुत से राजनीतिक दल यहाँ पाए जाते हैं। कुल मिलाकर 15-16 यहाँ राजनीतिक दल हैं और उनमें 5 या 6 की स्थिति प्रमुख है, यानी कि 5 से जो राजनीतिक दल हैं वो बड़े स्तर के दल हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में सरकार का गठन एक कठिन कार्य होता है तथा शासन में अस्थिरता आती है, यानी कि जिस देश में बहुदलीय व्यवस्था होती है उसमें सरकार का गठन जो है एक कठिन कार्य माना जाता है तथा शासन व्यवस्था में भी अस्थिरता रहती है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि स्विट्जरलैंड जो है बहुदलीय पद्धति सफलता के साथ कार्य करे, लेकिन फिर भी जो वहाँ बहुदलीय व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार की आज तक कमी नहीं है, वो सफलतापूर्वक जो है अपना कार्य कर रही है। राजनीतिक दलों की सहिष्णुता, सहयोग तथा ध्रुवीकरण की भावना ने शक्तिशाली एवं स्थायी सरकारों के निर्माण में सहयोग दिया है, यानी कि अधिकतर जो है वहां स्थायी सरकारों का निर्माण ही हुआ है। नंबर 2 की अपन बात करते हैं दलगत भावना का अभाव, यानी कि राजनीतिक दलों में जो ओछी प्रवृत्ति होती है कि एक दूसरे की आलोचना करने की जो प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो स्विट्जरलैंड के संविधान में यहाँ नहीं पाई जाती। वो स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों में इस प्रकार की जो विशेषताएं नहीं पाई जाती, यानी कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों के अस्तित्व के बावजूद दलबंदी की संकीर्ण भावना का उदय नहीं हुआ, यानी कि जो ओछी प्रवृत्ति है उस भावना का विकास वहां नहीं हुआ है। जनता दलों के आधार पर संकुचित गुटों में विभाजित नहीं होती, यानी कि अलग अलग गुटों में विभाजित वो नहीं होती। राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण भी स्वस्थ होता है, वे राजनीतिक उत्तेजना नहीं फैलाते और व्यर्थ की दलबंदी में नहीं पड़ते, यानी कि आंशिक जो बातें हैं दलों के संबंध में इस प्रकार की मानसिकताओं में देखने की नहीं मिलती। नंबर 3 बात करते हैं कि दुर्बल संगठन, यानी कि जो राजनीतिक दल है वो एक भीड़ डाले संगठन के रूप में होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार भारत में अपन देखते हैं कि चुनाव के समय वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो भावना है वो स्विट्जरलैंड में नहीं पाई जाती। स्विस राजनीतिक दलों का संगठन अत्यधिक ढीला ढाला है, यहाँ तक कि कैंटनों के दल संघीय संगठन के अधीन नहीं है। दलों के संगठन में अपेक्षित केंद्रीयता, एकता और सुदृढ़ता का अभाव रहता है, यानी इस प्रकार की एकता और सुदृढ़ता होनी चाहिए दलों में, तो इस प्रकार की जो सुदृढ़ता है वो वहां नहीं पाई जाती। फिर है नंबर 4 की बात करते हैं विरोधी दल का अभाव, यानी कि विरोधी दल यानी कि
उस प्रकार की जो बातें हैं वो वहां नहीं पाई जाती हैं कि एक सत्ता में होता है एक दल, एक विरोधी दल विपक्ष में बैठता है। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था है वो स्विट्जरलैंड में राजदलों में नहीं पाई जाती, यानी कि विरोधी दल वहां नहीं होते। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड या भारत की भांति विरोधी दल नहीं होते। इंग्लैंड और भारत में जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है तथा अन्य दल शासन की नीतियों की आलोचना करते हुए विरोधी दल की भूमिका का निर्वाह करते हैं। जैसे मान लीजिए या भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है तो वो शासन सत्ता संभालने का कार्य करते हैं, जबकि अन्य दलों को सीटें कम मिली हैं या उनकी सरकार नहीं तो विपक्ष में बैठकर वो सरकार की आलोचना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो वहां स्विट्जरलैंड में नहीं है। स्विस निर्वाचनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है जिसके फलस्वरूप किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। संघीय संसद में बहुमत दल ही नहीं होता, फिर संघीय सरकार में भी दलों को उनके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विरोध की राजनीति का प्रसंग ही उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जो पद्धति है वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो वहां पाई जाती है, इसलिए जो विपक्ष का जो मामला होता है वो वहां उत्पन्न ही नहीं होता। फिर नंबर 5 की बात करते हैं कि दल संविधान के अंग नहीं, यानी कि जो राजदल है उनको संविधान का अंग यहाँ नहीं माना गया है, यानी कि संविधान में उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान नहीं किए गए हैं। अमेरिका तथा भारत की भांति स्विट्जरलैंड में भी राजदलों को संविधान में कोई स्थान यहाँ नहीं दिया गया है। वहां लोकतंत्र की अपरिहार्य आवश्यकता के अनुरूप राजदलों का संविधानेतर विकास हुआ है। दल संविधान के अंग नहीं है, फिर भी व्यवहार में संविधान ने इनकी नैतिक भूमिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि संविधान में जो राजदलों के बारे में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए वो नहीं किए गए वहां, लेकिन फिर भी जैसे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं तो उनके अनुसार वो कार्य हो रहा है। यहाँ नंबर 6 की बात करते हैं कि दलों में सहयोग की भावना, यानी कि राजदल जो है बहुत सारे राजदल हैं तो उन दलों में जो है आपसी सहयोग की भावना यहाँ पाई जाती है। एक दूसरे की टांग खिंचाई करने वाला या एक दल है जो दूसरे दल की आलोचना करना, इस प्रकार की प्रणाली जो है वहां नहीं पाई जाती। तो एक तरह से जो है राजदलों में वहां सहयोग की भावना पाई जाती है। स्विस दलों में मिलजुल कर आपसी सहयोग से देश हित में काम करने की भावना विद्यमान है। उनके सहयोग का उदाहरण है संघीय सरकार। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि एक साथ समझौते की भावना से कार्य करते हैं, उनमें विरोध और वैमनस्य की भावना का अभाव रहता है। ठीक है, नंबर 7 की बात करते हैं कि दलों में बुनियादी सिद्धांतों पर मतभेद नहीं। जैसे मान लीजिए किसी दल ने किसी मसौदा तैयार किया और संघीय सरकार को भेजा तो जो दूसरा दल है जो मसौदा है उसकी आलोचना जो है वो नहीं करता, यानी कि बुनियादी सिद्धांत जो है उनमें एकता पाई जाती है। स्विस राजनीतिक दलों के सिद्धांतों में उस प्रकार का मौलिक अंतर नहीं पाया जाता जिस प्रकार भारत या इंग्लैंड के दलों में पाया जाता है। वहां आर्थिक विषमता नहीं है, इसलिए दलों के आर्थिक कार्यक्रम में बहुत अधिक मतभेद वहां नहीं पाया जाता। सभी राजदलों का ध्येय जन कल्याण है। सभी दल गणतंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, तटस्थता आदि की मूलभूत नीतियों से सहमत रहते हैं, यानी कि जो दलों की भावना है वो राष्ट्र का कल्याण करना है, तो इस प्रकार जो सभी दल मिलकर कार्य करते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं मितव्ययी राजनीति, यानी कि राजनीति में जो है अधिक पैसा की बर्बादी नहीं की जाती, यानी कि राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ कार्य किए जाते हैं। राजनीति में चुनाव के दौरान जो अधिक पैसा यहाँ बर्बाद नहीं किया जाता। नंबर 9 की यहाँ बात करते हैं चुनाव का आधार योग्यता। ठीक है, तो जो योग्य उम्मीदवार है उन्हीं के द्वारा चुनाव में भाग लिया यहाँ जाता है। स्विस मतदाता प्रत्याशी की योग्यता और गुणों के आधार पर मत देते हैं। जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं, जो जितना व्यक्ति योग्य होता है, ईमानदार होता है, उसी को देकर वहां मतदान किए जाते हैं, मत दिए जाते हैं, न कि राजनीतिक दलों के आधार पर। एक क्रांति विचारक रहे हैं लेपेड, वो कहते हैं कि मतदाता दलों की अपेक्षा व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि जो मतदान करने वाले व्यक्ति होते हैं वो राजनीतिक दल को महत्व नहीं देते, बल्कि उस व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं कि वो व्यक्ति
उनके कार्य को कितना कर पाता है, कितना ईमानदार है। तो व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व देते हैं। अनेक सदस्य संघीय संसद के लिए निर्वाचन के उपरांत यह तय करते हैं कि वे किस दल से संबंधित रहें। नंबर 10 की यहाँ बात करते हैं कि व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव, यानी कि जो व्यवसायिक होते हैं वो राजनीति में भाग यहाँ नहीं लेते, यानी कि पेशेवर राजनीतिज्ञों का यहाँ अभाव पाया जाता है। स्विस दलों के नेता व्यवसायिक राजनीतिज्ञ नहीं होते, वहां राजनीति में जाने का ध्येय सेवा और लोक कल्याण की भावना रहती है, यानी कि राजनीति में जाएंगे तो वो लोगों की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। वहां राजनीति के आधार पर आर्थिक या जीवन के अन्य लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो साथियों, ये स्विट्जरलैंड की जो राजनीतिक दल है उन दलों की विशेषताएं हैं। मैं इनको यहाँ एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो स्विट्जरलैंड में जो है बहुदलीय प्रणाली यहाँ पाई जाती है, दलगत भावना का अभाव पाया जाता है, दुर्बल संगठन पाए जाते हैं, विरोधी दल का अभाव पाया जाता है यहाँ। नंबर 5 है दल संविधान के अधीन नहीं है यहाँ। नंबर 6 है दलों में सहयोग की भावना पाई जाती है। नंबर 7 है दलों में बुनियादी सिद्धांतों पर मतभेद नहीं। नंबर 8 है मुद्दे राजनीति। नंबर 9 है चुनाव का आधार योग्यता। नंबर 10 है व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का यहाँ अभाव एक तरह से पाया जाता है। अब अपन देखते हैं साथियों कि स्विट्जरलैंड के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से हैं, उनका अपन एक बार यहाँ अध्ययन करते हैं। हाँ, तो साथियों अपन यहाँ देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ एक बार बोल के आपको यहाँ बताता हूँ कि स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल पाए जाते हैं वो सबसे पहला है उदार दल है। नंबर 2 है क्रांतिकारी दल है। नंबर 3 है कैथोलिक अनुदार दल है। नंबर जो 4 है वो कर्षक दल है। नंबर 5 है समाजवादी लोकतंत्रीय दल है। तो इस प्रकार के जो स्विट्जरलैंड में जो प्रमुख विधान दल है वो यहाँ 5 हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको नोटाई में पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके नाम लिखिए। तो उदार दल हो गया, क्रांतिकारी दल हो गया, कैथोलिक अनुदार दल हो गया, कर्षक दल हो गया और समाजवादी लोकतंत्रीय दल हो गया। तो इस प्रकार को जो है आपको यहाँ राजनीतिक दलों के बारे में लिखना है। तो साथियों सबसे पहले सबसे पुराना जो राजनीतिक दल है वो उदार दल है। यह दल बहुत पुराना है, सन 1848 से संविधान की उत्पत्ति का श्रेय उदार दल को प्राप्त है। यानी कि स्विट्जरलैंड में जो सबसे प्राचीन संविधान बना 1848 में, तो उसकी उत्पत्ति का श्रेय है जो उदार दल को दिया जाता है। उदार दल परंपरागत उदार राजनीतिक दर्शन, स्वतंत्र व्यवसाय की अर्थव्यवस्था, नैतिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता तथा गणतंत्रीय राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था का समर्थक यह दल रहा है। तो सबसे पुराना दल जो है वो उदार दल यहाँ रहा है, उदार दल। दूसरा है क्रांतिकारी दल। ठीक है, दूसरा जो दल रहा है क्रांतिकारी दल रहा है सन 1832 में। रेडिकल दल जो उदार दल का वामपंथ से पृथक हो गया। सन 1948 के बाद उदार दल दुर्बल होता गया, यानी कि 1948 के बाद की स्थिति देखें तो ये जो उदार दल है वो कमजोर हो गया और रेडिकल दल के प्रभुत्व में वृद्धि होने लगी। सन 1918 तक यह दल स्विस राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। सन 1874 के स्विस संविधान के निर्माण में इस दल का प्रमुख हाथ था। तो जो सबसे प्रमुख नंबर जो दूसरा दल रहा वो क्रांतिकारी दल यहाँ रहा। नंबर तीसरे दल की अपन यहाँ बात करते हैं कैथोलिक अनुदार दल। यह है कैथोलिक नंबर तीसरा जो रहा है कैथोलिक अनुदार दल, यह रहा है सन 1848 में कैथोलिक दल की स्थापना हुई है। 1848 में इसकी स्थापना हुई है। नंबर तीसरा जो है कैथोलिक अनुदार दल, इसकी 1848 में स्थापना हुई है। इस दल में कैथोलिक सदस्य अधिक हैं और इसका दृष्टिकोण अनुदारवादी। इस दल ने सन 1848 के संविधान का विरोध किया और 1990 तक इसने विरोधी दल का कार्य किया। यह दल संघवाद का समर्थक है। यह दल कैथोलिक चर्च के सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह जो दल है वो संघवाद का अधिक समर्थक रहा है। फिर नंबर 4 है कर्षक दल। नंबर जो 4 मोस्टली जो दल रहा वो है कर्षक
18 में रेडिकल दल का गठन हुआ। इसमें कुछ सदस्यों ने कर्षक दल का संगठन किया, यानी कि जो रेडिकल दल था उससे कुछ सदस्यों ने अलग होकर जो है कर्षक दल का निर्माण किया। यहाँ दल कर्षकों के अतिरिक्त श्रमिक तथा मध्यम वर्गीय लोग भी शामिल हैं, यानी कर्षक तो नहीं, इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी इस दल में शामिल हैं। आर्थिक समस्याओं के विषय में यह दल कठोर रूप से मार्क्स विरोधी और राज्य के कुछ प्रत्येक प्रकार के हस्तक्षेप का विरोधी है जो किसानों के लिए लाभदायक नहीं है, यानी कृषक वर्ग के लिए हित के लिए ये ज्यादा कार्य करता है। नंबर 5 समाजवादी लोकतंत्रीय दल। नंबर 5 पर है समाजवादी नंबर 5 पर है समाजवादी लोकतंत्रीय दल। इस दल का निर्माण जो 1890 में हुआ। यह दल आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय राजनीतिक दल है, यानी कि जो सबसे वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल है वो समाजवादी लोकतंत्रीय दल रहा और 1890 में जो है इसका गठन हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस दल ने मार्क्सवादी सिद्धांत अपना लिए थे, किंतु आज इसमें विकासवादी समाजवाद को स्वीकार कर लिया, यानी विकासवादी समाजवाद के ऊपर जो है यह बहुत ज्यादा बल देता है। तो साथियों, अगर आपको प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में पूछा जाता है तो ये जो 5 दल है वो आपको लिखने हैं। उदार दल हो गया, क्रांतिकारी दल हो गया, कैथोलिक अनुदार दल हो गया, कृषक दल हो गया, समाजवादी लोकतंत्रीय दल हो गया। तो ये जो है राजनीतिक दलों के बारे में आपको लिखना है। अब मैं यहाँ साथियों कुछ जो मोस्टली 2 नंबर का सवाल है आप लोगों टाइम में पूछा जाता था, वहां मैं यहाँ बात करूंगा कुछ छोटे सवालों की कि जो स्विट्जरलैंड की जो दल प्रणाली है उसकी विशेषता है। तो आपको यहाँ लिखना है कि बहुदलीय यहाँ पद्धति पाई जाती है। किस देश में राजनीतिक दलों में दलगत भावना का अभाव पाया जाता है, तो आपको उसमें लिखना है जब राजनीतिक दलों की विशेषता मैंने बताई दलगत भावना का अभाव है जो स्विट्जरलैंड के संविधान में पाया जाता है। नए स्विस संविधान के इस अनुच्छेद में राजनीतिक दल का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ जो राजनीतिक दलों का उल्लेख है वो 137 में किया गया है। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, जो भी मैंने स्विट्जरलैंड के संविधान में आपको पढ़ाया है इनको आप अपनी नोटबुक से भी रिवाइज करते रहिए और जो लेक्चर यहाँ दिए गए हैं उन लेक्चर्स का भी आप रिवीजन करते रहिए लगातार। तो एक तरह से जो है मैं आज वाली क्लास में अपन ने जो भी पढ़ा इन चीजों का मैं दोबारा से यहाँ रिवीजन करना चाहूंगा। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि जो स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसकी सफलता के क्या कारण है। तो इस प्रकार की बातें जो आपको 5 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती हैं। तो मैंने अभी आपको क्लास में सबसे पहले इसकी स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है उसकी कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, सफलता के क्या कारण है। तो सबसे पहले अपन ने बात करी कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसी प्रकार की है कि स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है। नंबर 2 कि स्विस जनता का जो चरित्र है वो उसके लिए अनुकूल है। सामाजिक आर्थिक समानता पाई जाती है, परंपराओं का पालन किया जाता है और शासन की शुद्धता वहां पाई जाती है। तो स्विस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता इस प्रकार के 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको लिखना है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यहाँ पाई जाती है। फिर अपन ने राजनीतिक दलों के बारे में पूछा कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि वहाँ बहुदलीय पद्धति है जो पाई जाती है, दलगत भावना का अभाव पाया जाता है, दुर्बल संगठन जो है पाया जाता है, राजनीतिक दलों को संविधान का भाग नहीं माना गया है। एक तरह से दलों में सहयोग की भावना वहाँ पाई जाती है, बुनियादी सिद्धांतों पर मतभेद वहाँ नहीं पाए जाते। जो राजनीति में है वो राजनीति में ही होते हैं कि राजनीति में अनावश्यक खर्चे वहाँ नहीं किए जाते। चुनावों का जो आधार है वो योग्यता होता है। पेशेवर राजनीतिज्ञों का वहाँ राजनीति में अभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के अधिकतर पास पैसे हैं, अधिकतर धनाढ्य है तो वो राजनीति में भाग ले ले। फिर यानी कि जो राजनीतिक दल है वो कौन कौन से हैं, तो ये मैंने यहाँ लिखे आपको। उदार दल है, क्रांतिकारी दल है, कैथोलिक अनुदार दल है, कृषक दल है, समाजवादी लोकतंत्रीय दल है। इस प्रकार से जो है आपको छोटी छोटी बातें या 5 नंबर का सवाल या 20 नंबर का सवाल आपको यहाँ पूछा जा सकता है। तो साथियों, मैंने स्विट्जरलैंड का यहाँ संविधान आपको पूरा बताने की कोशिश की है। फिर भी आप अपने नोटबुक से भी प्रैक्टिस करते रहें और जितने भी यहाँ लेक्चर देखे हैं उनको भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है 100 सवाल आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। इस पेपर में आपको प्रमुख राज्य 5 देशों के संविधान इसमें आपको पढ़ दिया, जिसमें स्विट्जरलैंड का संविधान भी मोस्टली है। तो
ब्रिटेन अमेरिका के साथ जो है जापान है, चीन, स्विट्जरलैंड का संविधान, इन तीनों में से भी आपको सवाल कहीं से भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो आप छोटे क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए साथियों। आगे वाली क्लास में आगे वाले लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।